किसान भाइयों, कल दिन और रात में हुई बेमौसमी बरसात ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं की फसल अपने अंतिम चरण में है, कुछ ही दिन में पक के तैयार हो जाएगी। पूरे भारत की प्रमुख फसल धान के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। धान की एक बहुत बढ़िया पद्धति डीएसआर धान की सीधी बिजाई के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। हम धान को किस तरह से डायरेक्ट सीडेड के माध्यम से बिजाई कर सकते हैं विदाउट नर्सरी तैयार किए हुए। तो उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं अलग अलग बिंदु के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो इसमें जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, डीएसआर करने से पहले हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है लेजर लैंड लेवल के माध्यम से खेत को पूर्ण तरह से समतल किया जाए। अगर आपका खेत समतल नहीं है तो उसमें पानी का भराव हो जाता है। पौधे छोटे होते हैं, वातावरण गर्म होता है, और जब हम पानी देते हैं तो पानी देते हैं तो निचली जगह होती है, वहां पर पौधे पानी में डूब के मर जाते हैं। पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है क्योंकि 45 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपने लेजर लैंड लेवल के माध्यम से ही बिजाई बुआई करने से पहले अपने जमीन को लेवल कराना है। किसान भाइयों, लेजर लैंड लेवलर के माध्यम से हमारे पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। डीएसआर के से भी हम 40% तक अपना पानी बचा सकते हैं। भूमिगत जल का जो स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, डीएसआर और लेजर लैंड लेवलर के माध्यम से हम 40% तक अपना पानी बचा सकते हैं। बिजाई करते समय ध्यान दें किसान भाई, जो आप डीएसआर के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज को आपने ड्रिल के माध्यम से डालना है। और बिजाई करते समय आपने किसी भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ही हमारा जो गेहूं हमारी हार्वेस्ट हुई है उसमें हमने डीएपी पर्याप्त मात्रा में दे रखा है। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, जो डीएपी है वो मेल्ट होता है और हमारी फसल उसको प्राप्त कर लेती है। किसान भाई ध्यान दे, डीएसआर करते समय जैसे ही आप डीएसआर समाप्त कर रहे, सूखे खेत में आपने डीएसआर करना है। जैसे ही आप कर सकते हो उसके बाद आपने खेत में भर के पानी देना है, ताकि जो नीचे तक पानी चला जाए और जर्मिनेशन अच्छा आ जाए। जैसे ही आपका पानी की प्रक्रिया पहली सिंचाई आप कर देते हैं तो आपने 3-4 रोज के बाद आपने उसमें खरपतवार का स्प्रे देना है, ताकि जो उसमें खरपतवार न उग सके। इसमें दो तरह के खरपतवार का दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं। पहला है पेंडामेथिलिन 30% ईसी। दूसरा हमारे पास आता है साथी, जो यूपीएल का आता है, पर एक्सोसुल्फान 10% डब्ल्यूपी। तो आपने 1.25 लीटर से लेके और 1.5 लीटर के बीच में आप पेंडामेथिलिन ले सकते हैं। अगर खरपतवार ज्यादा उगते हैं तो आपने 1.5 लीटर लेना है, अन्यथा आपने 1.25 लीटर पेंडामेथिलिन 30% ईसी लेना है। साथ में आपने साथी लेना है 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को डिल्यूट अलग अलग घोल बना लेना है। जब पानी टैंकी की पानी में इकट्ठा डालकर आपने इसका स्प्रे करना है। ध्यान दें, पानी आपने 200 लीटर से कम प्रयोग नहीं करना है, ताकि जो खरपतवार को पूर्ण रूप से नियंत्रण हो सके। किसान भाई यहाँ ध्यान दें कि द्वितीय पानी आपने कब लगाना है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। द्वितीय पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका खेत बिल्कुल सफेद हो जाए, मिट्टी सूख जाए और पानी उस समय 20 दिन के आसपास पानी लगेगा, उस पानी में आपका और जर्मिनेशन आएगा। पानी के बाद भी आपने कई बार खरपतवार उगने की संभावना बनी रहती है। वहां पर भी आप हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दो तरह के हर्बिसाइड का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किसान भाई, इसमें आपने नोमनी गोल्ड, बहुत पुराना मॉलिक्यूल है, बिस्पेरिक सोडियम एसिड जो सा आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, उसको आपने 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा है, खरपतवार मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, गर्मी की ऋतु में बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, जैसे स्वांख, मथाना, मधाना, मक, मकरी, मकरा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चुलाई, इटसिट, मोथा, दूब घास, जंगली जूट। ये चौड़ी पत्ती वाले भी हैं और संकर पत्ती वाले भी उग जाते हैं। अगर खरपतवार ज्यादा उग जाएंगे तो हमारा 50% उत्पादन नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है धान की। इसलिए खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मोलिक्यूल हमारे पास हैं, और काउंसिल आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बायर की काउंसिल आती है। आ, तो ऐसे में खरपतवार पर नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत अधिक हो जाता है। और आप निरंतर सिंचाई देते रहें जब तक कि उसमें पूरी तरह से पूरा खेत भर नहीं जाता है, फुटाव नहीं आता है। आप
यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के बाद हल्का हल्का यूरिया देना प्रारंभ कर दें, ताकि उसमें अधिक मात्रा में टिलरिंग हो और क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी तो पौधा क्लोरोफिल से भोजन बनाएगा, उसकी जड़ों का विकास होगा और विकास होने के साथ साथ पौधा अधिक मात्रा में टिलरिंग करेगा और आपका खेत पूर्ण रूप से भर जाता है। किसान भाइयों, मैंने आपसे बात करी है एलमिक्स जो आती है कॉर्टेवा की, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में नॉमनिंग गोल्ड जो बताइए 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और चौड़ी पत्ती अगर उग जाते हैं या नहीं उगे हैं उसको रोकने के लिए आप एलमिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। एलमिक्स आप में ध्यान दें 8 ग्राम से अधिक नहीं डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, 200 लीटर पानी में आपने स्प्रे करना है। किसान भाई ध्यान दें कि अगर इसके पानी की मैंने जो आपको बताई है सिंचाई करना अनिवार्य है, जो जब तक आपका खेत पूर्ण रूप से भर नहीं जाता है आपने हल्की सिंचाई करते रहना है, यूरिया का एप्लिकेशन देते रहना है। इस विधि का जो जब 15 जून तक आप 1 मई से लेके 15 जून तक किसान भाई डीएसआर के द्वारा धान की सीधी बुझाई मुकम्मल कर लें। इसमें ज्यादातर बासमती वैरायटियां आती हैं और अब बहुत सारे किसान भाई परमल धान, मोटे धान का भी बड़े स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई। और इसमें सीड रेट मैंने आपको बता दिया है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर मैंने गहन चर्चा करी है किसान भाइयों के साथ। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए किसान भाई, इससे हम जो भूमिगत जल है जो लगातार नीचे गिर रहा है, हम पानी का लगातार दोहन कर रहे हैं भूमिगत पानी का, उसका जो भूमिगत जल नीचे गिर रहा है उसमें हम 40% तक को अपने जल को बचा सकते हैं। जल है तो कल है, हम अपने आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय रहता है। इसलिए जल का हम बचाव कर सकते हैं। इससे हमारी उत्पादन लागत कम आती है। जो हमने ट्रांसप्लांटिंग को, जो लेबर को 4,000 5,000 रुपया देना है उसकी बचत होती है। और बहुत सारी राज्य सरकारें प्रोत्साहन के लिए 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को भी दे रही हैं डीएसआर। जो किसान भाई करते हैं वो आप अपनी जो एडीओ हैं, जो कृषि अधिकारी हैं जिले के, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। किसान भाई डीएसआर से न चुके। अब पहले समस्या थी कि हमारे पास वीड नहीं थे, अब हम खरपतवार को नियंत्रण करने में सफल हो गए हैं, तो उत्पादन में कोई गिरावट दर्ज नहीं होती है। पौधे छोटे रहने की जो समस्या लगातार आ रही है, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, डीएसआर में पौधा छोटे की समस्या भी नहीं रहती है। ये है इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु। जो किसान भाई छोटे पौधों जो फिजी वायरस, ड्राफ्ट वायरस है, वो नहीं आता क्योंकि जमीन में सूक्ष्मपन बना रहता है और उसमें शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट जैसी बीमारियां नहीं आती हैं और उत्पादन हमारा अच्छा होता है। किसान भाई ध्यान दें, ये किन मिट्टियों के लिए सुइटेबल नहीं है? जहां पर जमीनें रेतली हैं, जहां खरपतवार ज्यादा होते हैं और जहां लगातार पानी खड़ा रहता है। किसान भाई ऐसी जमीनों का चुनाव न करें डीएसआर के लिए, धान की सीधी बुझाई के लिए चुनाव न करें। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, जहां जमीनें रेतली हैं बार बार पानी देना पड़ेगा, वहां पर पानी की खपत अधिक होगी और जर्मिनेशन कम होगा, किसान को आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर वीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपने सभी तरह के नियंत्रण करने के बावजूद भी, खरपतवार डालने के बावजूद भी अगर वहां खरपतवार हो जाते हैं तो किसान का उत्पादन 20% से लेके 50% तक का उत्पादन नीचे गिर सकता है। जहां उसको 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन प्राप्त होना था, वहां पर किसान का उत्पादन मात्र 10 क्विंटल ही रह जाता है। तो किसान भाई ऐसे खेत का चुनाव ना करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन किसान भाइयों के खेत नीचे हैं, पानी का भराव हो जाता है, वहां आपने चुनाव नहीं करना है। मान लीजिए आपने बिजाई करी है, आपने पानी दे रखा है, ऊपर से बरसात हो गई है, तो वो आपका जर्मिनेशन नहीं आएगा, किसान की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये मैंने तमाम चर्चा डीएसआर के ऊपर मैंने चर्चा करी है, हर एक बिंदु को छूने का मैंने प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, मैं आपका 110% जवाब देने का भरकस और अथक प्रयास रहूंगा अगर करूंगा। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।